श्रोताओं नमस्कार। सेवा पर्व के अवसर पर इस विशेष कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार को बीते 26 मई को 11 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। इन 11 वर्षों के दौरान जहाँ एक और विकास के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, वहाँ जो हमारी विरासत है उसको भी सहेजने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए भी अनेक पहल की गई हैं। क्योंकि किसी भी समाज के लिए विकास जितना जरूरी है, उसकी विरासत भी उतनी ही जरूरी होती है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इन विषय पर बात करने के लिए विकास और विरासत की आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री शशांक शर्मा जी। शशांक जी, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। विकल्प जी नमस्कार, और श्रोताओं को भी नमस्कार। शशांक जी, जैसा भी हम अपने श्रोताओं को बता रहे थे, विकास और विरासत, मोदी सरकार ने दोनों चीजों को एक साथ लेके कदम आगे बढ़ाए हैं। और आपको क्या लगता है कि किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए विकास के साथ विरासत कितनी जरूरी होती है? देखिए, किसी भी देश की जो पहचान होती है जी, वो उसकी विरासत से होती है। जी बिल्कुल। अगर हम किसी एक अपने स्थान का पोस्टर बना रहे हैं जी, तो हम उसमें किसी एक ऐसे स्थान को चिन्हित करके उसमें फोटो लगाते हैं जिससे रायपुर की पहचान तय हो सके। अगर भारत की पहचान है तो हम ताजमहल, एलोरा का जो मंदिर है जी, कैलाश मंदिर है, या दक्षिण भारत के मथुरा का मंदिर है, या जगन्नाथपुरी का मंदिर है, कोई भी एक मंदिर अगर आप दिखा देंगे या ताजमहल दिखा देंगे तो भारत की पूरी छवि सामने आ जाती है। बिल्कुल। तो किसी भी देश के लिए, समाज के लिए, किसी क्षेत्र के लिए उसकी विरासत ही एक तरह से उसकी एक पहचान होती है। जी। दूसरा, एक मनुष्य का एक जीवन होता है 80 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष, लेकिन विरासत तो सदियों पुराने काल से चली आ रही एक निरंतर है, जिसको हम कहते हैं कि एक सतत पहचान है। जी। तो वो पहचान अगर खंडित हो गया तो वो उस समाज और उस देश की पहचान भी खंडित हो जाती है। बिल्कुल। तो इसलिए विरासत का अपना महत्व है। दूसरी बात जो है, विकास में विरासत की क्या भूमिका है। जी। तो जो विरासत है वो आपको प्रेरणा भी देते हैं। जी। आपके स्वाभिमान, आपका अपना जो एक मौलिक जो चिंतन होता है वो आपकी विरासत से जुड़ा होता है, वो आपको प्रेरणा देती है। इसलिए किसी भी काम में हम, जैसे कभी मंदिर भी हमारी विरासत का हिस्सा है। बिल्कुल। तो अभी हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो काम करने से पहले मंदिर चले जाते हैं। कुछ अच्छा काम हो जाता है तो हम मंदिर चले जाते हैं। बिल्कुल। अब ना मंदिर जाने के पहले इसका कोई, दोनों का कोई कनेक्ट है, लेकिन एक जो मानसिक, एक मनोवैज्ञानिक जो आधार बनता है वो हमारे ये सारे विरासत के स्थल बनते हैं। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है जी, कि विरासत ही हमारे विकास में सहयोग करने वाला एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। जैसे कि आज हमारे देश में जो विकास के अलग अलग जो क्षेत्र हैं, कृषि है, उद्योग है, सेवा है, एक पर्यटन जो है वो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। जी। अब उदाहरण के लिए आपको अगर मैं बताऊं कि आज से 4 साल, 5 साल, 7 साल पहले आप पर काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाते थे जी, तो वो इतनी तंग गलियां होती थी। जी। बहुत सारे लोग होते हैं जो भीड़ से डरते हैं। जी, जी, आयु के कारण। जी। बहुत छोटे बच्चे नहीं जा सकते, बुजुर्ग नहीं जा सकते। जी। अब मान लीजिए आपने, प्रधानमंत्री जी ने एक विचार किया कि इस कॉरिडोर का अच्छा विकास होना चाहिए। उन तंग गलियों को उन्होंने एक बड़ा चौड़ी सड़कों में कर दिया, सारी व्यवस्थाएं बना दी, एक अच्छी सुविधा मिल गई। तो अब आप देखेंगे कि जब से काशी कॉरिडोर जो बना है उसके बाद वहां जाने वालों की संख्या जो है वो लगभग 2 से 3 गुना बढ़ गई है। जी। इसी तरह से उज्जैन में भी हुआ है, महाकाल में भी। बिल्कुल। तो दूसरे जगह से अगर कोई आ रहा है जी, तो तरह तरह के जो रोजगार के अवसर स्थानीय लोगों को मिलते हैं। बिल्कुल। स्थानीय वस्तुएं बिकती हैं। जी। स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की जो बात वोकल फॉर लोकल जो प्रधानमंत्री जी करते हैं वो उससे पूरा होता है। जो वहाँ के स्थानीय लोग जो चीजें बना रहे हैं वो एक तरह से पूरे भारत के तरफ वो सर्कुलेट हो रहा है जी। उसकी पहचान बनती है और रोजगार का एक जरिया बन रहा है जी। ये सभी चीजें मिलकर विकास का भी एक इंजन का काम विरासत। अयोध्या एक बहुत बड़ा उदाहरण है, बहुत बड़ा उदाहरण, जो राम मंदिर बना है जी। राम लला वहाँ पे विराजे, लेकिन साथ में जो पर्यटन बढ़ा, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था बढ़ी है, ये एक बड़ा उदाहरण है जी। शशांक जी, जैसा आपने बताया कि कई ऐसे जो स्थान हैं जो धार्मिक महत्व के हैं, पुरातात्विक महत्व के हैं, जो हमारी विरासत हैं,
उनको संरक्षित करने के लिए और वहाँ पे पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए भी मोदी सरकार ने अनेक पहल की हैं, अनेक योजनाएं चलाई हैं। क्या इसके बारे में हमारे श्रोताओं को आप बताएंगे? देखिए, जैसे हम बात करते हैं पर्यटन स्थलों की जी। या विरासत स्थलों की, जी। स्वतंत्रता के बाद में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है जी। या केंद्र में जो संस्कृति विभाग है या राज्य में जो संस्कृति विभाग है, वो ऐसे विरासत स्थलों को चिन्हित करके उनको संरक्षित इमारत का दर्जा देती है। जी। इसका दो उद्देश्य होता है। पहला उद्देश्य तो यह है कि हमारा इतिहास, हमारी विरासत का वो चूंकि एक केंद्र है, जी। तो जब भीड़ बढ़ने लगती है तो उससे क्षति पहुंचती है, जी। प्राकृतिक कारणों से भी उसको क्षति पहुंचती है, बिल्कुल। तो उसका एक तरह से संरक्षण करना, जी। फिर सुविधाएं देकर वहां पर अधिकाधिक पर्यटन को आकर्षित करना। जी। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र जो हैं वो संरक्षित हैं। जी। फिर वहां विकास भी सरकार करती है। जी। केंद्र सरकार इसी दृष्टि से जो महत्वपूर्ण जो धार्मिक पर्यटन के केंद्र हैं, जी, इनको प्रसाद योजना के माध्यम से संवर्धन और उसका संरक्षण करने का काम कर रही है। जी। ये 2014-15 से प्रसाद योजना की शुरुआत हुई है। जी। और इसमें पूरे देश में लगभग 46 ऐसी परियोजनाएं हैं, 46 स्थलों का चयन किया गया है। जी। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के जो डोंगरगढ़ में जो स्थित है हमारा बमलेश्वरी देवी का मंदिर, उसको भी इसमें शामिल किया गया है। जी। और इसी तरह से अगर हम देखते हैं तो एक स्वदेश दर्शन योजना है। जी, बिल्कुल। तो स्वदेश दर्शन योजना ये है कि आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी लगातार इस बात के लिए कह रहे हैं कि अगर हम कहीं पर्यटन के लिए जाना चाहते हैं, जी, तो आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जरूर जाइए, जी, लेकिन आप भारत के अंदर में भी जो स्थान है उनको भी देखिए जरूर। कारण उसका वही है जो मैंने पहले बताया, पर्यटन एक अर्थव्यवस्था, रोजगार और आर्थिक स्थिति को सुधारने का स्थानीय स्तर पर एक बहुत बड़ा माध्यम है। जी। तो उसके लिए एक स्वदेश दर्शन प्रोग्राम प्रारंभ किया गया है, एक योजना है ये। जी। इसमें क्या होता है कि एक सर्किट बनाया जाता है। जी। जैसे छत्तीसगढ़ में एक जनजातीय सर्किट बना है। जी। जो जशपुर से लेकर आप कुनकुरी से लेकर आप चित्रकूट, जगदलपुर, यानी बस्तर और सरगुजा के सभी जनजातीय क्षेत्रों को वो कनेक्ट करता है। बिल्कुल। तो हमारे प्रदेश के लिए, हम तो चूंकि यहीं रहते हैं, तो जनजाति संस्कृति, जनजाति जो रहन सहन, वो तो हम खुद भी उसमें शामिल हैं। बिल्कुल। लेकिन जो दूसरे बड़े शहरों में या विदेश में जो लोग रहते हैं, उनके लिए हमेशा जनजातीय जीवन जो है एक कौतूहल का विषय रहता है। जी। और अलग अलग जनजातियों की संस्कृति, पहनावा, रहन सहन, खान पान, उनकी कला, नृत्य, संगीत सब अलग अलग होते हैं। बिल्कुल। तो आप एक सर्किट बनाकर जब आप जोड़ देते हैं तो इससे 2-3 फायदे होते हैं। एक तो पर्यटन का केंद्र बनता है। जी। दूसरा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इस पर जो अध्ययन करने वाले लोग रहते हैं, जी, क्योंकि वैश्विक दृष्टि से भी जनजातियों का एक अध्ययन करने वाले अध्येता बहुत से बिल्कुल, लोग हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, लेखक होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये स्वदेश दर्शन योजना, प्रसाद योजना, इनके माध्यम से विरासत स्थलों का संरक्षण, पर्यटन को बढ़ावा, जी, और एक तरह से सामाजिक दृष्टि से धर्म, अध्यात्म, इन क्षेत्रों में एक जन भावना को बढ़ाने का काम केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार कर रही है। इसमें शशांक जी एक बात और हम रेखांकित करना चाहेंगे कि ये बीते 11 सालों में यदि हम बात करें 2014 से लेके अब तक की, एक और बहुत अच्छा काम हुआ है कि हमारे देश से आप जानते हैं कि कई बार, क्योंकि हमारा जो इतिहास है बहुत प्राचीन है, बहुत समृद्ध हमारा इतिहास है और यहाँ पे वास्तुकला बहुत शानदार रही है, मूर्ति निर्माण बहुत अच्छा होता रहा है, तो कई ऐसे जो आर्टिफैक्ट्स हैं उन्हें कभी चुराकर, कभी तस्करी के जरिए विदेश ले आया गया। और मोदी सरकार ने ये पहल की कि करीब 600 से अधिक ऐसे जो आर्टिफैक्ट्स हैं जो चोरी करके, तस्करी के जरिए विदेश ले जाए गए थे, उन्हें इन 11 सालों के दौरान वापस भारत लाया गया है। ये एक बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है कि विदेश से हम उसको वापस लाने में कामयाब रहे हैं, अपनी उस धरोहरों को, अपनी उस विरासत को। देखिए, इसके भी 2-3 पहलू हैं विकल्प जी। जी। पहली बात ये है कि ये जो विरासत के जो वस्तुएं हैं, जी, इन वस्तुओं को वापस लाना, जी, ये हमारी एक फॉरेन पॉलिसी, एक डिप्लोमेटिक पॉलिसी का हिस्सा बनी। प्रधानमंत्री जी कभी भी किसी देश की यात्रा पर जाएंगे, जी, तो आप देखेंगे या तो हमारे देश की कोई विरासत की प्रतिकृति या कोई चीज लेकर उसके जो प्रधान होते हैं उनको जाकर गिफ्ट करते हैं, और आप देख रहे होंगे कि उनके प्रधान भी अगर इस तरह की कोई विरासत की चीजें हैं जो उनको मिली हैं जी किसी माध्यम से, वो हमको वापस लौटाते हैं। बिल्कुल। तो एक तो ये डिप्लोमेटिक लेवल पे आदान प्रदान, एक तरह से विरासत का आदान प्रदान है। जी। दूसरी बात यह है कि वो जो वस्तुएं हैं, जी, उसके सम्मान की भी बात इससे जुड़ी हुई है। जी। अगर मान लीजिए किसी ईश्वर की मूर्ति है जिसकी तस्करी करके इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी कहीं पर भी ले गई थी, वहां अगर वो
पुलिस वाले उसको पकड़ भी लेते हैं जी। तो उस मूर्ति को, इष्ट देव की किसी मूर्ति को, वो सम्मान वहां प्राप्त नहीं होगा जी, जो भारत आने पर होगा जी। तो उन वस्तुओं को भारत लाना, उन विरासत की चीजों को भारत लाना, यानी हम अपनी विरासत और अपने आध्यात्मिक जो तत्व हैं उनका भी सम्मान करना उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है जी। इस बीच एक और एक बड़ा कदम उठाया गया है, वो है वक्फ संशोधन जो अधिनियम है वो। इससे पारदर्शिता भी आएगी, क्योंकि बहुत सारी जगह देखा गया है कि विवादास्पद रहे हैं, उसको लेकर कई सारी चीजें रही हैं। इसके बारे में श्रोताओं को बताइए, क्योंकि ये एक बड़ा कदम था और इससे उम्मीद है कि चीजें जो हैं वो सुव्यवस्थित होंगी और पारदर्शिता भी आएगी। देखिए, इस्लाम में जी वक्फ जो है जी, वो एक धार्मिक मान्यता है जी, जो दान में दी गई जो स्थल है जी, और हम जानते हैं कि भारत 12वीं शताब्दी से लेकर 17वीं 18वीं शताब्दी तक जी, इस्लामिक जो शासक हैं जी, उनके द्वारा शासित रहे हैं जी। तो निश्चित तौर पर जगह जगह पर या तो कब्रिस्तान बने हैं या मस्जिदें बनी हैं या और मदरसे बने हैं। तो इस तरह के पूरे देश में अरबों खरबों की संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास हर राज्य में है जी। लेकिन होता यह था कि कुछ लोग मिलकर जी, इन पूरी संपत्तियों पर कब्जा कर लेते थे जी, जबकि वक्फ धार्मिक जो नियम है उसमें यह है जी, कि इन संपत्तियों का उपयोग क्या होगा, तो महिलाओं के विकास कल्याण के लिए होगा, गरीबों के कल्याण के लिए होगा, उसमें कुछ इस तरह के एक्टिविटीज कराई जाएंगी जिससे धर्म, अध्यात्म, सामाजिक दृष्टि से कोई कल्याण की बात होगी। लेकिन कुछ लोग गद्दीदार ऐसे होते थे जो लोग कब्जा करके रख लेते थे जी, और उसका लाभ समाज को नहीं मिल रहा था जी। वक्फ बोर्ड कानून में जो संशोधन किया गया है जी, इसका तमाम विषयों को अगर छोड़कर मैं कहूं कि इसका सबसे बड़ा प्रावधान यही है कि इस संपत्ति से जो भी आय प्राप्त होगी, इन संपत्तियों का जो भी लाभ होगा, अब उस समाज के गरीब, उस समाज की महिलाएं, उस समाज के बच्चे, गरीब वर्ग तक वो अगर लाभ पहुंच सका तो मुझे लगता है शायद यही उद्देश्य केंद्र सरकार में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस कानून को बनाने का बड़ा उद्देश्य था। एक अंतिम सवाल शशांक जी, जब हम विरासत की बात करते हैं तो उसमें हमारी शिल्प कलाएं भी होती हैं। भारत ने जब अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए तो मोदी सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया और इस दौरान हमारी जो लोक कलाएं हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए इस महोत्सव के दौरान वो भी पहल की गई। उसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप? देखिए, भारत एक ऐसा देश है जी, जहाँ पे हम एक कहावत कहते हैं कि कोस कोस में बानी बदले कोस कोस में पानी। जी, लेकिन ये केवल बानी और पानी तक सीमित नहीं है। जी, जो कलाकृतियां हैं ये मानव से मानव आपका निर्माण बदल जाता है। बिल्कुल। दूसरा, हमारा जो प्राचीन काल से हमारे देश में जो समाज है वो विशिष्ट कारीगरियों का समाज रहा है। जी, भारत की ये जो कला है अभी भी किसी न किसी रूप में जीवित है। जी, कहीं बहुत अच्छे मिट्टी के बर्तन बनाए जा रहे हैं, कहीं बहुत कहीं कांसे का काम हो रहा है, कहीं लोहे का, कहीं लकड़ी का, कालीन का। जी, तो ये जो कलाकृतियां हैं ये अभी की नहीं है, ये तो प्राचीन काल से हैं। जी, तो हम लोगों को बताएं और इस बात का गौरव का भान करें कि भैया ये हमारे देश में हमारे ही लोगों के द्वारा बनाई गई है। अमृत महोत्सव हमारे देश में दो उसके स्वरूप थे। जी, एक स्वरूप तो ये था कि भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष जो पूर्ण हुए हैं जी, उसमें हम देखें कि हम ऐसी क्या चीजें हैं जो खो बैठे, और इसीलिए हमने कहा कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र, यानी जो 75 वर्ष में जो चीजें रुक गई, भारत विकास की यात्रा में 75 वर्ष में लगातार चलता रहा। जी, बहुत सारे अर्थशास्त्री मानते हैं कि 21वीं शताब्दी भारत की शताब्दी है। जी, तो अगर ये है और स्थिति अनुकूल और परिस्थिति अनुकूल है जी, तो ऐसी स्थिति में हम अगले 25 वर्ष में भारत को एक विकसित राष्ट्र बना सकते हैं क्या? बिल्कुल। तो विकसित राष्ट्र बनाने के लिए समाज को उतरना पड़ेगा। जी, तो समाज के जो चिंतन में, समाज के मनोविज्ञान में कौन उसको प्रेरित करेगा? तो हमारी विरासतें ही हैं जो उसको अपने प्रदेश, अपने देश की विरासत से जोड़कर आने वाले भविष्य के लिए काम करने की प्रेरणा देता है। तो ये जो 75 साल की जो अमृत यात्रा की बात जो हुई थी, उसके जो कार्यक्रम तय किए गए थे, उसके पीछे भारत को उन विरासत को आगे जारी रखते हुए 2047 तक उन्हीं विरासत के साथ एक विकसित राष्ट्र के रूप में बनाने की जो एक योजना, एक आह्वान, ये प्रधानमंत्री जी ने की थी। शशांक जी, आपने बहुत ही सुंदर और सारगर्भित तरीके से इस विषय को आपने हमारे श्रोताओं तक पहुंचाया है, विकास और विरासत के। हम आकाशवाणी समाचार की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विकल्प जी। तो श्रोताओं, सेवा पर आधारित हमारे विशेष कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।